नमस्ते, मैं प्रकाश जांगीड़ हिस्ट्री 360 डिग्री प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन राजस्थान भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत अपन सबसे पहले राजस्थान की स्थिति विस्तार व राजस्थान का सामान्य परिचय देखने जा रहे हैं। तो आज अपन सबसे पहले जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी भी स्थान की स्थिति, जैसे संपूर्ण ग्लोब है, इस ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना है तो उस स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो उसकी खगोलीय स्थिति होती है और उसके बाद में जो दूसरी स्थिति होती है वो होती है भौगोलिक स्थिति। जो खगोलीय स्थिति होती है उस खगोलीय स्थिति का निर्धारण हमेशा ग्लोब के आधार पर किया जाता है, इसीलिए खगोलीय स्थिति को ग्लोबीय स्थिति के नाम से जाना जाता है। जो ग्लोबीय स्थिति होती है उस गोलोबीय स्थिति या खगोलीय स्थिति का निर्धारण पुनः दो प्रकार से किया जाता है, एक अक्षांश के आधार पर, दूसरा देशांतर के आधार पर। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी जब ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण करते हैं तो उसमें अक्षांश और देशांतर सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से होता है। वो दो कौन कौन से प्रकार है? एक तो उसकी स्थिति होती है खगोलीय स्थिति, और दूसरी होती है भौगोलिक स्थिति। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण इन्हीं दो प्रकार से किया जाता है, खगोलीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति। तो इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले देखेंगे खगोलीय स्थिति। तो खगोलीय स्थिति पढ़ रहे हैं तो इस खगोलीय स्थिति में यह ध्यान रखना है, यानी खगोलीय स्थिति का निर्धारण ग्लोब के आधार पर किया जाता है। ग्लोब के आधार पर किया जाता है, इसलिए खगोलीय स्थिति को ग्लोबीय स्थिति के नाम से जाना जाता है। ग्लोबीय स्थिति के नाम से जाना जाता है। तो जो ग्लोबीय स्थिति है, खगोलीय स्थिति, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्लोब होता है, क्योंकि ग्लोब के आधार पर ही खगोलीय स्थिति या ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण होता है। और जो ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण होता है वो पुनः अक्षांश और देशांतर के आधार पर होता है। तो ग्लोब है, अब सबसे पहले अपन को यहाँ पर समझना है ग्लोब क्या होता है। तो इस ग्लोब को समझते हैं।
तो ये अपना ग्लोब है। तो इस ग्लोब को समझते हैं। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। जैसी पृथ्वी है उस पृथ्वी का एक मॉडल होता है, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। उस पृथ्वी के प्रतिरूप को ही किस नाम से जाना जाता है? ग्लोब के नाम से जाना जाता है। तो यह ग्लोब है। और यहाँ पर इन्हीं ग्लोब पर क्या होता है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। तो यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो ये पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, तो पृथ्वी पर ये जो भी रेखाएं हैं या ग्लोब पर ये जो भी रेखाएं दिखाई दे रही है, यह सब कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। यह है अक्षांश। और ग्लोब पर यह जो भी खड़ी रेखाएं ऐसी है, यह सब क्या होती हैं? देशांतर होती है। तो यह क्या है? ग्लोब है। तो यहां पर अपन को यह समझना है ग्लोब क्या होता है। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, यानी पृथ्वी का मॉडल है, पृथ्वी की प्रतिकृति है। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, जिस पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं का, जिस पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल होता है, जिसे ग्रिड के नाम से जाना जाता है, जिसे ग्रिड कहते हैं। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। जैसे यह जो भी मानचित्र पर ऐसी खड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली, यह सब क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती है। और मानचित्र पर जो भी ये ऐसी आड़ी रेखाएं होती है, वह क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। तो ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ये जाल बना, इस जाल को ही किस नाम से जाना जाता है? ग्लोब कहा जाता है। और इस जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, या इसे भूग्रिड के नाम से जाना जाता है। तो अपन को ग्लोब यहाँ पर इसलिए समझना है क्योंकि ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण, खगोलीय स्थिति का निर्धारण ग्लोब पर होता है। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है, और जिसे ग्रिड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वह है खगोलीय स्थिति या ग्लोबीय स्थिति। खगोलीय स्थिति, या इसे कहते हैं ग्लोबीय स्थिति। खगोलीय स्थिति का निर्धारण, खगोलीय स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से होता है। खगोलीय स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से होता है। वह दो कौन कौन से हैं? एक तो होता है अक्षांश और दूसरा होता है देशांतर। एक तो है अक्षांश और दूसरा है देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर में सबसे पहले अपन को पढ़ना है अक्षांश के बारे में। सबसे पहले अपन अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अक्षांश है, यह अक्षांश दो शब्दों से मिलकर बना है। अक्षांश दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है अक्ष और दूसरा है अंश।
तो इसमें सबसे पहले अपन को अक्ष के बारे में पता होना चाहिए, अक्ष क्या होता है, और उसके बाद में अपन समझेंगे अक्षांश क्या होता है, और उसके बाद में अपन समझेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो अक्ष अलग होता है, अक्षांश अलग होता है, और अक्षांश रेखाएं अलग है। तो इसमें क्या क्या फर्क है उस फर्क को भी अपन जानेंगे। तो अक्षांश है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अक्ष और अंश। तो सबसे पहले अपन अक्ष के बारे में समझते हैं, ये अक्ष क्या होता है। तो सबसे पहले अपन यहां पर समझते हैं अक्ष क्या होता है। तो यहां पर यह है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर है यह है 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव, और यहाँ पर यह है पृथ्वी का केंद्र। अक्ष क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा, यानी यह पृथ्वी का केंद्र है, इस पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, इन दोनों को आपस में क्या करती है, नाम से जाना जाता है। तो अक्ष क्या है? पृथ्वी के केंद्र यानी पृथ्वी के सेंटर से गुजरने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं, उसी अक्ष के नाम से जाना जाता है। और यह जो अक्ष है, इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी क्या करती है, इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी घूर्णन का कार्य करती है। और जो पृथ्वी की घूर्णन की जो दिशा है वह है, यह दिशा है, यह पश्चिम दिशा है, और यह कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। और पृथ्वी इसी अक्ष के सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है, घूर्णन गति का कार्य करती है, और इसी वजह से क्या होते हैं, दिन रात की समयावधि होती है। तो अक्ष क्या है? अक्ष पृथ्वी का प्रतिरूप है। तो अक्ष पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों को, जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है, उसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष कहा जाता है। तथा इसी अक्ष के सहारे, तथा इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति केंद्र है, उस पृथ्वी के केंद्र से लेकर पृथ्वी के सतह पर स्थित किसी भी स्थान को मिलाने वाली जो कोणात्मक या कोणीय दूरी वाली जो रेखाएं होती हैं, उस रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है, अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो अपन यहाँ पर यह समझते हैं अक्षांश क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान या
बिंदु की कोणीय दूरी या कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। तो अक्षांश क्या होता है? तो अक्षांश पृथ्वी की जो केंद्र है, उस पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर स्थित किसी भी स्थान है, उस स्थान के मध्य यह जो कोणीय दूरी होती है, इस कोणीय दूरी को किस नाम से जाना जाता है? यह है कोणीय दूरी, और यह कोणीय दूरी क्या है? यह है अक्षांश कहलाती है। तो अक्षांश का मतलब यह होता है पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर स्थित किसी जो स्थान है, उस स्थान के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अब अपन यहाँ पर समझेंगे अक्षांश क्या होता है। तो जो पृथ्वी पर स्थित कोई भी दो समान अक्षांश है, उन समान अक्षांशों को जो मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, और यह सब रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती है। तो यह समान अक्षांशों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है, वह रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर यह अपन को अंतर पता चल गया। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश तो पृथ्वी के केंद्र से सतह के मध्य की क्या है? कोणात्मक दूरी है। जबकि अक्षांश क्या है? पृथ्वी पर दो समान अक्षांशों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वह अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो अब अपन को यहाँ पर यह समझना है अक्षांश रेखाएं क्या है। अक्षांश रेखाएं, तो इस अक्षांश रेखाओं में ग्लोब पर दो समान अक्षांशों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ये हो गई अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं, यह टोटल कितनी हैं और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में भी पढ़ते हैं। अब अपन यहाँ पर यह समझते हैं अक्षांश क्या होती है। तो यह है 0 डिग्री अक्षांश, और इस 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, और इसका एक और नाम है, वह है विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा। अब यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है, यह पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने का कार्य करती है। और इसके उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है? इसके उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो दक्षिण वाला भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो भागों में बांटने का कार्य कौन करता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब यह पृथ्वी को दो भागों में बांटने का कार्य कर रही है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भू का मतलब होता है पृथ्वी, मध्य का मतलब क्या है? बीच में, सेंटर से होकर जा रही है। यानी पृथ्वी यानी भू के मध्य से होकर जा रही है, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसे विषुवत रेखा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्यों? क्योंकि विषु है, उस विषु का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है।
और 0 डिग्री अक्षांश के आसपास सूर्य की किरणें क्या है, बिल्कुल लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है। इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विषुव का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। अब यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। अब यहाँ पर है यह 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पर यह 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। अब उनको यहाँ पर यह समझना है टोटल इस पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, उस अक्षांश के बारे में समझना है। तो 0 है, 0 के बाद में 1 है, 2 है, 3, ऐसे करके लास्ट में कहाँ तक है, 90 तक है। तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश कितने हो गए हैं, उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश है कितने हो गए, 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक टोटल कितने हो गए हैं, 90 हो गए हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 90 है। उसी तरह से जो दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध में जो कुल अक्षांश है, उस कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, जैसे 0 के बाद में 1 है, 2 है, 3 करके लास्ट में आगे कहाँ तक है, 90 तक है। तो 0 से लेकर 90 तक टोटल कितने हो गए हैं, 90। अब उत्तरी गोलार्ध में टोटल अक्षांश कितने हो गए, 90 हो गए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश कितने हो गए हैं, उत्तरी गोलार्ध में 90 हो गए, दक्षिणी गोलार्ध में कितने हो गए हैं, 90 हो गए। 90 90 कितने हो गए, 180 हो गए। और उसके बाद में ये 0 डिग्री अक्षांश अपन ने साथ में नहीं गिनी, क्योंकि अपने 1 से 90 तक उत्तरी गोलार्ध वाले लिए है, 1 से 90 तक दक्षिणी गोलार्ध वाले लिए है, और इसमें साथ में अपन 0 डिग्री अक्षांश एक और ऐड कर लेंगे, तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। अब आप उसे यानी संपूर्ण ग्लोब पर अक्षांश कितने हैं, संपूर्ण ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो अक्षांश है, उन अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181 है। ये अक्षांश रेखाओं की संख्या नहीं है, यह केवल अक्षांश की संख्या है, यानी टोटल अक्षांश तो कितने हो गए, 181। अब अपन बात करते हैं अक्षांश रेखाएं। तो मैंने कहा था अक्षांश अलग होता है, अक्षांश रेखाएं अलग होती है, और इसकी परिभाषा भी अलग अलग थी, यह भी समझाया था। अक्षांश क्या होता है, पृथ्वी का जो केंद्र होता है, उस पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी स्थान के मध्य की जो कोणात्मक दूरी है, अक्षांश कहलाती है। और अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर दो समान अक्षांश या पृथ्वी पर दो समान बिंदुओं को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं, उसे अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। टोटल अक्षांशों की संख्या 181 है, जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं, उन अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179 है। अब यह 2 माइनस क्यों की है अपन ने कुल अक्षांश में, क्यों, क्योंकि जो 0 डिग्री है यह रेखाएं नहीं, जो 90 डिग्री है यह रेखाएं नहीं है, यह क्या है, यह एक बिंदु है। क्या है, बिंदु। और बिंदु को अपन रेखा नहीं बोल सकते हैं। तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, यह एक बिंदु के रूप में है, और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव यह भी किसके रूप में है, एक बिंदुवत है या बिंदु के रूप में है, और बिंदु को रेखा नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब टोटल जो अक्षांश है 181, उन 181 में से 2 बिंदु हटा लेंगे, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, तो पीछे कितने रह जाएंगे, 179 रह जाएंगे। यानी 0 डिग्री अक्षांश से जैसे ही अपन उत्तर की ओर जाएंगे तो इन अक्षांशों की लंबाई घटती जाएगी, और घटती घटती पीछे क्या रह जाएगा, एक बिंदु रह जाएगा, और यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, बिंदु रह जाएगा। तो बिंदु को रेखा नहीं कह सकते हैं, इसलिए 2 बिंदु को अपन ने 181 में से घटा लिया, अपने शेष 179 क्या हो गई है, यह कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई है। अब इसके अलावा जो अक्षांश रेखाएं हैं, उन अक्षांश रेखाओं की और महत्वपूर्ण विशेषता कौन कौन सी है, उसको भी देखते हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं।
तो इसके अंतर्गत अक्षांश क्या होते हैं? दो समान अक्षांशों को जोड़ने वाली रेखाएं। दो समान दो समान बिंदु को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। अब इसके अलावा जो कुल अक्षांश रेखाएं हैं, कुल अक्षांश रेखाएं हैं, वह रेखाएं कितनी हैं? 179 है। और उसके बाद में जो अक्षांश की और क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी देखते हैं। तो अक्षांश के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उन अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, उन देशांतर रेखाओं के आधार पर समय की गणना की जाती है। तो इसको अपन यहाँ पर डिटेल से आगे समझेंगे कि अक्षांश के आधार पर जलवायु का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। अब कटिबंध क्या होता है? तो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उन दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप होता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्र या गैप को किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। जैसे यह क्या हो गई? अक्षांश रेखा। यह भी क्या है? अक्षांश रेखा। तो दो अक्षांश रेखाएं हो गई। इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच का यह जो गैप हो गया, यह जो क्षेत्र हो गया, इसे किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। और संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है, जलवायु को, और वह अक्षांश के आधार पर बांटा गया है। अब ये दो जो अक्षांश हैं, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच का ये जो गैप है, यह जो कटिबंध है, इसकी जो चौड़ाई कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो औसत दूरी होती है, और औसत दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर है। यानी जो ये कटिबंध है, दो अक्षांश, यह भी अक्षांश, इसके बीच का गैप होता है 111.13 किलोमीटर है। और यहाँ पर अपन को यह भी समझना है, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप होता है, वह गैप सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, और सबसे कम गैप होता है, या जो कम गैप होता है, वो भूमध्य रेखा के आसपास। और औसत कितना है? 111.13 किलोमीटर है। और यही गैप भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा के आसपास कितना होता है? 110.6 किलोमीटर होता है। और यही गैप वापस जब ध्रुवों के पास जाएंगे तो 111.7 किलोमीटर होता है। और इसका जो एवरेज है वह कितना है? 111.13 किलोमीटर। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप होता है उसे कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया अक्षांश रेखाएं। और उसके बाद में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसकी और क्या विशेषताएं हैं? जैसे ये ग्लोब है, और यहाँ पर ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, यह है अक्षांश रेखाएं। और यह 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और यह दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ पर यह क्या है? अक्षांश, यानी 90 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव। जैसे ही अपन इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, यह 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है। जैसे ही अपन 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो अक्षांशों की लंबाई है, क्या है? अक्षांशों की जो लंबाई है, वह लंबाई क्या होती है? घटती है।
अब सबसे लंबी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, जैसे ही उत्तर की ओर जाएंगे तो इसकी लंबाई घटती जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा, बिंदु रह जाएगा। और वापस जैसे ही अपन कहाँ आएंगे, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो जो अक्षांश रेखाएं हैं उन अक्षांशों की लंबाई है वह क्या होगी, बढ़ेगी। और सबसे जो लंबी अक्षांश रेखा है वह भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पर यह है 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई घटती है, और 0 डिग्री अक्षांश से की ओर आने पर, यानी 90 से 0 डिग्री अक्षांश की ओर आने पर जो अक्षांशों की लंबाई है वह बढ़ती है। इसी कारण सबसे लंबी अक्षांश है वह कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश। सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या भूमध्य रेखा है, या विषुवत रेखा है, या इसे अपन इक्वेटर लाइन कह सकते हैं। तो यह है अक्षांशों के बारे में महत्वपूर्ण विशेषता। तो अपन ने यहाँ पर पहले एक पॉइंट लिखा था, अक्षांश के आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है, जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है, जलवायु का निर्धारण होता है, इसको अपन समझते हैं। जलवायु का निर्धारण होता है तथा इसी आधार पर, तथा इसी आधार पर संपूर्ण ग्लोब को, संपूर्ण ग्लोब, ग्लोब यानी पृथ्वी, संपूर्ण ग्लोब को 3 कटिबंधों में बांटा गया। कटिबंध का मतलब क्या होता है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य जो गैप होता है, क्षेत्र होता है, उसे कटिबंध कहते हैं। तो इसी आधार पर संपूर्ण ग्लोब को 3 कटिबंधों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। तो अब इसको समझते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को किस प्रकार से 3 कटिबंधों में बांटा गया है। यह है अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और उसके बाद में ध्रुव। यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और उसके बाद में ध्रुव। तो यह पूरी पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी को मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं 3 गोलार्धों में बांटा। यह है 0 डिग्री अक्षांश, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, और इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको ये बताया 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि भू का मतलब होता है पृथ्वी, और मध्य का मतलब बीच, यानी पृथ्वी के सेंटर से होकर जाती है, यह है भूमध्य रेखा। और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके बाद में 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि विषुव का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, और विषुव का अर्थ सूर्य होने के कारण इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश के आसपास सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है, 90 डिग्री के कोण पर पड़ती है या समकोण पर पड़ती है, इसीलिए इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब उसके बाद में यहाँ पर यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से यहाँ पर यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर यह है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 66.5 डिग्री ये जो उत्तरी अक्षांश है, इस 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर यह कौन सी है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है यह। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर है यह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जैसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं अक्षांशों के बीच का जो गैप होता है, उस गैप को क्या कहते हैं? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और यह जो कटिबंध का निर्धारण हुआ है, या जलवायु का जो निर्धारण होता है, वह अक्षांश के आधार पर होता है। जैसे यहाँ पर यह है सूर्य, क्या है? सूर्य, सन। यहाँ पर यह सूर्य है। यह है सूर्य। और उसके बाद में आपको यह जो सूर्य की किरणें आ रही है, यह भूमध्य रेखा है। उस भूमध्य रेखा के आसपास बिल्कुल क्या है? लंबवत पड़ती है। तो यह जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और यहाँ पर यह 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा से लेकर उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में जो मकर रेखा है, इस मकर रेखा के बीच का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या है? लंबवत पड़ती है। और यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है। इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तेज पड़ती है, तो उष्ण का मतलब क्या है? गर्म। तो यह जो उष्ण कटिबंध है, इस उष्ण कटिबंध का विस्तार भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा के मध्य जो कटिबंध है या जो जलवायु क्षेत्र है, उसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे, इस 0 डिग्री अक्षांश नहीं, इस जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जैसे ही अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे तिरछी पड़ने प्रारंभ हो जाती हैं। और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और इस तिरछी पड़ने के कारण ही यह जो कटिबंध है, यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। इसे बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, यह है शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है, वह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण यानी शीत, और उष्ण यानी गर्मी की ऋतु में गर्मी पड़ती है, सर्दी की ऋतु में क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। जबकि उष्ण कटिबंध में अपन को कोई ऋतु परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वर्ष भर तापमान यहाँ पर क्या रहता है? ऊंचा रहता है। और शीतोष्ण कटिबंध में अपन को स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन के यानी ऋतु परिवर्तन के
देखने को मिलता है। तो ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय। अब जैसे जो 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 67.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, उस दक्षिणी अक्षांश से लेकर ध्रुवों के बीच का जो ये क्षेत्र है, और इस कटिबंध को किस नाम से जाना जाता है? इसे बोला जाता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो इसे शीत कटिबंध क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, ध्रुवों के समीप पहुंच ही नहीं पाती है, इसीलिए यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? ठंडी जलवायु पाई जाती है। तो इसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो यह पूरी पृथ्वी को टोटल अपन ने 3 कटिबंध में बांटा है। एक तो अपन ने बांटा है उष्ण कटिबंध, और उसके बाद में बांटा है शीतोष्ण कटिबंध, और उसके बाद में अपन ने बांटा है शीत कटिबंध। तो संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। यह जो अपन ने जलवायु का निर्धारण किया है, ये किसके आधार पर किया है? अक्षांश के आधार पर किया जाता है, या अक्षांश के आधार पर किया है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं, उन अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है, देशांतर के आधार पर समय की गणना होती है। जब अपन देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस देशांतर के आधार पर समय की गणना कैसे होती है उसको भी देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, यानी धौलपुर और जैसलमेर के मध्य जो सूर्योदय होता है, वह सूर्यास्त है, उसमें लगभग 36 मिनट का जो समय अंतराल होता है वो कैसे होता है। तो जब अपन देशांतर पढ़ेंगे तो उसमें अपन जानेंगे इसमें कितना फर्क होता है। क्यों? क्योंकि जब एक देशांतर है, एक देशांतर को पार करने में सूर्य को लगभग 4 मिनट का समय लगता है, और इसी वजह से इसके यानी 2 स्थानों के मध्य, सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य, यह जो समय अंतराल होता है, तो वो आगे अपन देशांतर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो अक्षांश है, उस अक्षांश के आधार पर केवल जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो ये हो गए अपने ग्लोबीय स्थिति शुरू की। ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर के आधार पर होता है, और उसमें अपन ने सबसे पहले जो पढ़ा है वो अक्षांश पढ़ा है। तो अक्षांश क्या होता है, अक्ष क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, और अक्षांशों की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वह भी देख ली है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जो अक्षांशीय विस्तार है, वह विस्तार को अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, उसको देखते हैं। और राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो इसमें सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए, जो अक्षांश है, अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान कहाँ पर है? तो अक्षांश की दृष्टि से या अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांश की दृष्टि से देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर की दृष्टि से देखें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। यदि अपन संपूर्ण ग्लोब की दृष्टि से देखें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो वह राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर केवल अपन अक्षांश की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अब जो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो उस राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को अपन देखते हैं राजस्थान के मैप में। तो
यह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी शुरुआत होती है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इस अक्षांशीय विस्तार की शुरुआत है वह कौन से जिले से होती है? तो यहाँ पर यह जो जिला है वह है बांसवाड़ा। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा जिले, और बांसवाड़ा जिले की जो तहसील है उस तहसील का नाम क्या है? कुशलगढ़ तहसील है। कुशलगढ़ तहसील। और उस कुशलगढ़ तहसील है, और उस कुशलगढ़ तहसील के पास में है, और सबसे जो दक्षिणतम राजस्थान का जो बिंदु है यहाँ पर एक गांव बसा है। इस गांव का नाम है बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा का, तो ये बोरकुंडा गांव का है, बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा की जो कुशलगढ़ तहसील है उस कुशलगढ़ तहसील में स्थित है, और वहां पर स्थित बोरकुंडा गांव से राजस्थान का क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यह बोरकुंडा से शुरू होता है, और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वह समाप्त कहाँ पर होता है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार समाप्त होता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कौन सा जिला है? तो यहाँ पर है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिला, और श्री गंगानगर ही तहसील पड़ती है, और उसमें से एक स्थान है, और इस स्थान का नाम है कोणा गांव। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो कहाँ से कहाँ तक है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश श्री गंगानगर जिले के कोणा गांव तक ये राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अब पूछे राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव है। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा गांव है। राजस्थान का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 30 डिग्री 12 मिनट है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट है। और उसके बाद में राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? श्री गंगानगर जिला है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है वो कौन सा है? वो बांसवाड़ा जिला है। तो ये हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया है। अब इसके अंतर्गत यह पढ़ेंगे, यानी राजस्थान है उस राजस्थान से गुजरने वाला एक महत्वपूर्ण जो अक्षांश है उस अक्षांश को भी अपन देखते हैं। तो राजस्थान से गुजरने वाला एक महत्वपूर्ण अक्षांश है वह कौन सा है उसे देखते हैं। तो यहीं पर अपन हेडिंग डालते हैं राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण अक्षांश। राजस्थान से गुजरने वाले राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण अक्षांश। अब राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं उसको अपन देखते हैं। तो राजस्थान से गुजरने वाले जो अक्षांश है तो यह है अपना राजस्थान, और यहाँ पर यह है डूंगरपुर जिला, और यहाँ पर यह है बांसवाड़ा जिला। तो राजस्थान है उस राजस्थान से गुजरने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो अक्षांश है वह अक्षांश कौन सा है? यह है 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, यह राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर जाती है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में दो जिलों से, एक तो डूंगरपुर जिला है और दूसरा कौन सा जिला है? बांसवाड़ा से होकर जाती है। तो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर जाती है। और उसके बाद में यह डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग से होकर जाती है। ये डूंगरपुर और डूंगरपुर का जो ये दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग से होकर जाती है। और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है चीखली गांव। कौन सा गांव है? चीखली गांव है। तो यह डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में चीखली गांव से होकर जाती है। और उसके बाद में यह बांसवाड़ा है, उस बांसवाड़ा के मध्य से होकर जाती है। और बांसवाड़ा को लगभग दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। कौन सी? कर्क रेखा है। और उसके बाद में तो चीखली गांव है, उस चीखली गांव से होकर जाती है डूंगरपुर के, और बांसवाड़ा से होकर जाती है। और उसके बाद में यह जो राजस्थान है, इस राजस्थान का जो केवल 1% भाग है। कौन सा? 1% जो भाग है राजस्थान का, वो 1% भाग किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। तो अपन ने उष्ण कटिबंध का सबसे पहले विस्तार देखा था। उष्ण कटिबंध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उष्ण कटिबंध का विस्तार है, यह है जो 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। और उसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश से लेकर 67.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो राजस्थान का केवल 1% भूभाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है। और राजस्थान का शेष जो 99% भूभाग है वह कौन से कटिबंध के अंतर्गत आता है? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। अब राजस्थान का केवल 2 जिले हैं वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। एक तो कौन सा है? डूंगरपुर जिला, और उसके बाद में कौन सा है? बांसवाड़ा जिला है। बाकी जितने भी जिले हैं वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की एकमात्र जो कुशलगढ़ तहसील है, वह कुशलगढ़ तहसील उष्ण कटिबंध में आती है। बाकी राजस्थान की कौन सी भी तहसील है वह उष्ण कटिबंध में नहीं आती है। यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसे ही कर्क रेखा कहा जाता है। तो यह राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा, यह राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। यह डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से तथा बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती हैं। यह डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है। कर्क रेखा को माही नदी
2 बार काटती है। करक रेखा को माही नदी 2 बार काटने का कार्य करती है और उसके बाद में राजस्थान की बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील पूर्णतः उष्णकटिबंध में सम्मिलित है। राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले उष्णकटिबंध में सम्मिलित है। उष्णकटिबंध में सम्मिलित है। राजस्थान का केवल 1% भूभाग उष्णकटिबंध में तथा शेष 99% भूभाग शेष 99% भूभाग शीतोष्ण कटिबंध में सम्मिलित है। यह है अक्षांश रेखाओं के बारे में विशेषताएं हैं। और उसके बाद में आगे अक्षांश रेखा है, यह जो 23.5 डिग्री, यह भारत के 28 राज्यों से होकर जाती है। करक रेखा, सॉरी 28 नहीं, 8 राज्य। करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? उसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें जो सर्वाधिक लंबाई करक रेखा की है, सर्वाधिक लंबाई जो करक रेखा की है वो मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम यानी न्यूनतम जो करक रेखा है, उस न्यूनतम करक रेखा की जो लंबाई है वो कौन से राज्य में है? वो राजस्थान में है। और राजस्थान में जो करक रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। कितने? 26 किलोमीटर। और उसके बाद में जो करक रेखा है, उस करक रेखा की विशेषता पढ़ रहे थे, तो इसके अंतर्गत जो 21 जून है, उस 21 जून को सूर्य करक रेखा पर
लंबवत चमकता है। और इस 21 जून को ही राजस्थान में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। और क्यों? क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण ही राजस्थान और भारत है उसमें ग्रीष्म ऋतु होती है। और इस 21 जून को ही राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होती है? सूर्यताप की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल देखते हैं।